हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ हिस्ट्री। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन होता है और मुस्लिम रूल कैसे जो है स्टार्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखें। मैंने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया है और मेडिवल हिस्ट्री में मैंने अरबों का आक्रमण पढ़ाया था, और दूसरा मैंने टर्किश इन्वेजन में पढ़ाया है महमूद गजनवी को। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हम लोग मोहम्मद गौरी की, तो इसकी भारत में एंट्री होती है 1175 एडी में, 1175 एडी में। और ये इंडिया में कब तक रहता है, 1206 एडी तक रहता है। इसके पूरे नाम की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसका पूरा नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसकी एंट्री होती है 1175 एडी में और 1206 एडी में। ये लास्ट टर्किश इन्वेडर था, यानी कि ये आखिरी तुर्क आक्रमणकारी था नॉर्थ इंडिया का, और जिसका कोई भी बेटा नहीं था, यानी कि ही वॉज लास्ट टर्किश who invaded India and had no sons। इसके कोई भी बेटे नहीं थे। बात करें कि ये कहां से आया था और क्यों आया था, तो टर्की में ही एक जगह हुआ करती थी, टर्की में ही एक प्लेस हुआ करती थी, एक जगह हुआ करती थी। और वो जो जगह थी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग गजनी नाम से जानते हैं। जैसे कि गजनी से ही जो है आया था महमूद गजनवी, वैसे ही टर्की में गजनी से ये आया था। इस समय गजनी में एक वंश चल रहा है, एक डायनेस्टी चल रही है, और ये जो डायनेस्टी है इसको कहते हैं हम लोग गौर डायनेस्टी, गौर डायनेस्टी, या फिर संसबानी वंश। यहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, गौर वंश या फिर संसबानी वंश। इसीलिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा संसबानी टर्किश था। तो मोहम्मद गौरी क्या था, एक संसबानी टर्किश था। संसबानी टर्किश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संसबान वंश से जो है अपना नाता रखता था। और गौर नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जो है उस समय गौर डायनेस्टी चल रही थी वहां पर। तो मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका गोल क्या था, महमूद गजनवी का गोल क्या था, भाई लूट करेंगे, लूटपाट करके जो है वापस गजनी चले जाएंगे। बट इसका जो गोल था वो उससे अलग था। इसका जो गोल था वो क्या था कि ये अपने साम्राज्य को जो है बढ़ाना चाहता था गजनी से इंडिया तक की, टू स्प्रेड इट्स टेरिटरी, टू स्प्रेड इट्स टेरिटरी फ्रॉम गजनी टू इंडिया। गजनी से इंडिया तक की ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या करता है, सबसे पहला इसका अटैक, बात करें इसकी फर्स्ट अटैक की, तो इसका सबसे पहला ही अटैक कहां होता है, इसका सबसे पहला अटैक होता है इन 1175 एडी, 1175 एडी में जो है इसका पहला अटैक होता है कहां पर, इन मुल्तान। और मुल्तान में किन लोगों के ऊपर, ऑन
कर्माठी मुस्लिम्स। कर्माठी जाति के मुस्लिमों पे ये सबसे पहला अपना अटैक करता है 1175 में। बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान इस समय कहां है? प्रेजेंटली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है करंटली मुल्तान है। तो ये अपना पहला अटैक करता है और इनको हरा देता है, कर्माठी मुस्लिम्स को हराता है और इनको अपने साथ शामिल कर लेता है। कर्माठी मुस्लिम्स एंड डिफीटेड देम, ये लिख देते हैं एंड डिफीटेड देम, उनको हरा देता है। यानी कि अब इसका साम्राज्य गजनी से मुल्तान तक हो गया है, यानी कि गजनी से पाकिस्तान तक की जो है अब इसका साम्राज्य हो गया है। फिर इसका गोल क्या था? इसका गोल ये था कि भाई अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे। तो फिर इसको याद आती है अपने पूर्वज यानी कि महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल पे, जो कि गुजरात में था। ठीक है, तो अब ये भी यही प्लान बनाता है कि ये भी गुजरात में अटैक करेगा, क्योंकि गुजरात से बहुत सारा पैसा महमूद गजनवी को मिला था। तो सेम यही जो है नीति ये भी अपनाता है और गुजरात में अटैक करता है। तो इसका जो दूसरा अटैक है, सेकेंड अटैक इसका होता है 1178 एडी में इन गुजरात। गुजरात में जो है इसका अटैक होता है 1178 एडी में। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का इस समय रूलर कौन है? गुजरात का इस समय रूलर था भीम सेकंड। और उस समय रूलर कौन था? भीम फर्स्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे? जिसको हम लोग मूलराज फर्स्ट के नाम से जानते थे। तो इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग? मूलराज सेकंड के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग मूलराज सेकंड के नाम से जानेंगे। तो ये यहां पर अटैक करता है, जो इस समय जो है भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, जो एक चालुक्य वंश से अपना नाता रखता था। ठीक है, उस पर अटैक करता है। बट होता क्या है? होता यह है कि भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन माउंट आबू। माउंट आबू में जो है मोहम्मद गौरी को ये डिफीट करता है और डिफीट करके ये अरेस्ट कर लेता है एंड अरेस्टेड हिम, और उसको अरेस्ट कर लेता है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि ये उसको मारता नहीं है, अरेस्ट कर लेता है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी अपना पहला युद्ध किससे हारा था? तो ज्यादातर 70% स्टूडेंट्स का आंसर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान से हारा था, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ज्यादा लोग टिक मारते हैं। बट आंसर आपका क्या होता है? आंसर आपका होता है भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने जो है हराया था इसको सबसे पहली बार। ठीक है, और इसको अरेस्ट किया था कहां? इसको अरेस्ट किया था माउंट आबू में। चलिए इसके आगे की कहानी समझते हैं। पहले फटाफट रिवाइज करेंगे हम लोग। मोहम्मद गौरी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एक लास्ट टर्किट इन्वेडर है और इसको संसबानी टर्किस भी कहा जाता है, जिसके कोई भी बेटे नहीं थे। और साथ ही साथ ये अपना संबंध गौर डायनेस्टी से रखता है। इसका जो गोल था वो क्या था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे, अपनी टेरिटरी को जो है इंक्रीज करेंगे, और इसीलिए ये अपना पहला अटैक करता है कहां पर? पहला अटैक 1175 एडी में मुल्तान में करता है। और मुल्तान में किस पर? कर्माठी जाति के मुस्लिम्स पे करता है और उनको बंदी बना लेता है या अपने साथ मिला लेता है। अब इसका साम्राज्य कहां से? गजनी से लेके मुल्तान तक की फैल जाता है। फिर इसको आइडिया आता है कि क्यों ना हम इसके आगे जो है अटैक करें, और ये भी महमूद गजनवी की तरह गुजरात पे अटैक करता है। बट यहां पर ये जो है फेलियर होता है और भीम सेकंड जो है इसको हराकर माउंट आबू में अरेस्ट कर लेता है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसको रब कर दे पहले, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो भीम सेकंड है वो इसको रिहा कर देता है, छोड़ देता है 1 साल बाद। हिस्टोरियंस कहते हैं कि
इसी की माँ के कहने पर, यानी कि इन्हीं के मदर के कहने पर जो है इसको छोड़ा गया था 1 साल बाद। तो जैसे ये जो है छूटता है, इन 1179 he conquered सिंध एंड कश्मीर। ये सिंध और कश्मीर पर जो है अपना कब्जा करता है 1179 एडी में। ठीक है, जैसे छूटता है ये वैसे अटैक करता है सिंध और कश्मीर पे, और सिंध और कश्मीर पर अपना कब्जा जमाता है। और इसी के कंटेम्परेरी दो चीजें चल रही हैं। इसी के कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? इसी के कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन। समकालीन का मतलब यह है जैसे कि इस वक्त हम यहां पढ़ा रहे हैं, तो इसी वक्त कोई पढ़ रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, मेरे समकालीन, मेरे समय में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग समकालीन कहते हैं। तो इसी के समकालीन दिल्ली, अजमेर एंड सांभर, दिल्ली, अजमेर एंड सांभर में एक वंश चल रहा है, एक डायनेस्टी चल रही है, और इस डायनेस्टी को हम लोग क्या कहते हैं? चौहान डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी चल रही है? चौहान डायनेस्टी। और हम सब जानते हैं चौहान डायनेस्टी का रूलर कौन था? चौहान डायनेस्टी का इस समय रूलर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी का रूलर है पृथ्वीराज चौहान। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से जानते थे? तो बताइए आप लोग किस नाम से जानते थे? हम ही बता देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। राज पिथौरा के नाम से जाना जाता था। अभी जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत फेमस राइटर हुआ है। पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं चंद बरदाई के नाम से। किस नाम से जानते हैं? चंद बरदाई। चंद बरदाई के नाम से इसको जाना जाता है। और ये फेमस क्यों है इसना? क्योंकि इसने एक किताब लिखी थी। He wrote a book called पृथ्वीराज रासो। इसने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसने जो है इस किताब में बहुत सारी बातें बताई थी। और हमारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इस किताब में लगभग 70% बातें जो है वो इमेजिनरी थी, यानी कि काल्पनिक थी। वो भी हम लोग जानेंगे कि काल्पनिक क्यों थी और क्या लिखा गया था, बताएंगे अभी आगे चलकर। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि जैसे ये छूटता है सिंध और कश्मीर पे कब्जा करता है, और इसी के समकालीन दिल्ली, अजमेर और सांभर में चौहान डायनेस्टी चल रही है। और चौहान डायनेस्टी का जो रूलर है वो है पृथ्वीराज चौहान, जिसको राज पिथौरा भी कहते हैं। और इसी का एक राइटर था चंद बरदाई, जिसने एक किताब लिखी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो। अब होता क्या है? इन 1191 क्योंकि जो है मोहम्मद गौरी को अपना साम्राज्य बढ़ाना था, तो ये अटैक करता है इन 1191 1191 में जो है ये अटैक करता है किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे। तो मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पर जो है ये अटैक करता है 1191। और 1191 में ही बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा जाता है, एक बैटल लड़ा जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ तराई, या तराई का युद्ध कहा जाता है इसको। तराई का युद्ध कहा जाता है।
किसके किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। रिजल्ट क्या निकलता है? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से को जो है हरा देता है, ठीक है। बट मोहम्मद गौरी जो है अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि जो है इस किताब में क्या लिखा गया था। तो पृथ्वीराज रासो में जो है ये लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी ने लगभग 17 बार जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान हर बार इसे हरा देता था और हरा कर छोड़ देता था। और एट द एंड जब जो है तराई का दूसरा युद्ध होता है तो तराई के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। बट मोहम्मद गौरी भी जो है इसको नहीं मारता है, बट इसको क्या करा देता है? अंधा करा देता है। क्या करा देता है? अंधा करा देता है और अंधा करा के अपने साथ लेके चला जाता है। साथ में मुझे का मतलब क्या है? साथ में चंदवरदाई साहब को भी जो है साथ में लेके जाता है। कहां पर? गजनी लेकर जाता है, ठीक है। तो गजनी में क्या होता है? एक बार खेलों का आयोजन होता है और उस खेल के आयोजन में चंदवरदाई साहब कहते हैं कि हमारे पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण चलाने आते हैं, यानी कि वो आंख ना होते हुए भी अपने निशाने को साध सकते हैं। तो जो है इस बात से प्रसन्न होता है कौन? मोहम्मद गौरी, और उसको भी जो है खेल में पार्टिसिपेट करने देता है, यानी कि मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को भी जो है पार्टिसिपेट करने देता है। और यहीं पर जब उसको तीर और कमान मिलते हैं तो चंदवरदाई साहब जो है संस्कृत में कहते हैं कि जो है पृथ्वीराज चौहान चूकना नहीं, सुल्तान सामने खड़ा है, यानी कि राजा सामने खड़ा है। और बस पृथ्वीराज चौहान जो है अपना बाण चलाते हैं और मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? मोहम्मद गौरी की। तो ये कहा गया है इस किताब में, जो कि हमारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो है ये सच नहीं है। और अभी जो मैं बताऊंगा उससे भी जो है आप लोगों को इस कहानी का अंदाजा लग जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो 1191 में मोहम्मद गौरी जो है अटैक करता है और युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ तराई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को हराता है और मोहम्मद गौरी यहां से अपनी जान बचाकर भागता है। अब इसी के समकालीन, जैसे कि इसके समकालीन जो है ये रूल कर रहे हैं, वैसे इनके समकालीन भाई कहीं और भी तो कोई राजा होगा ही, ठीक है। तो इन्हीं के समकालीन हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन यूपी के कन्नौज में एक डायनेस्टी चल रही है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? घरवाल डायनेस्टी। और इसका जो रूलर है उसका नाम है जयचंद। नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजा जयचंद। अभी बीच में जो है ये बहुत फेमस हुए थे क्योंकि जो है पृथ्वीराज चौहान सीरियल जो है हमारे टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। तो उन्हीं की बात हम भी कर रहे हैं, जिनको राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल डायनेस्टी में एक रूलर थे जिनका नाम था जयचंद, और जयचंद की ही जो है एक पुत्री हुआ करती थी, एक डॉटर हुआ करती थी भैया, जिसका नाम था क्या? संयोगिता। संयोगिता नाम की जो है इनकी एक पुत्री हुआ करती थी और इन्हीं से मोहब्बत थी किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को इन्हीं से मोहब्बत थी। तो एक बार जयचंद क्या करते हैं? जयचंद जो है स्वयंवर करवाते हैं। किसका? संयोगिता का। बट इस संयोगिता जी के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करते हैं। स्वयंवर ऑफ संयोगिता बट डिडेंट इनवाइट
पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को जो है ये इनवाइट नहीं करते हैं, बस इसी बात पे जो है गुस्सा आता है पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान जाते हैं संयोगिता जी को भरी सभा से उठा लाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है इनको भरे स्वयंवर से उठाते हैं और इनसे शादी कर लेते हैं। बस इसी बात का जो है गुस्सा किसको चढ़ता है, इसी बात का गुस्सा चढ़ता है जयचंद को। जाहिर सी बात है, कोई राजा है और राजा के सामने अगर उसी की पुत्री को ही कोई उठा ले जाए तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। तो जयचंद को गुस्सा आता है। अब जयचंद जो है मिलते हैं किससे, जयचंद मिलते हैं मोहम्मद गौरी से। जयचंद किससे मिलते हैं, मोहम्मद गौरी से मिलते हैं और कहते हैं कि जो है हम भी आपका साथ देंगे। तो बस होता क्या है, हम सब जानते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। तो अब यहां पर जो है साथ किसका मिलता है, साथ मिलता है जयचंद का। तो जैसे जो है जयचंद का साथ मिलता है वैसे ही जो है मोहम्मद गौरी दोबारा से अटैक करता है। तो इन 1192 एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ तराई। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। बस यहीं से क्या होता है, यहीं से साथ मिलता है राजा जयचंद का, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जो है हराता है किसको, डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। और बस यहीं से 1192 में से ही जो है स्टार्ट होता है क्या, मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम रूल जो है कब शुरू होता है, तो इन 1192 मुस्लिम रूल स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मुस्लिम रूल शुरू होता है 1192 में। क्लियर हो रहा होगी आप लोगों को स्टोरी। तो अभी आगे चल के और इंटरेस्ट आएगा। अब जानते हैं कि भाई इसके आगे क्या हुआ। 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार देता है ये, डिफीटेड एंड किल्ड हिम। बट बुक में ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। बाकी हमारा भी यही कहना है कि जो हिस्टोरियंस बताते हैं उनको मान लेना चाहिए। 1192 में, क्योंकि ये गजनी नहीं जाता है, गजनी बहुत एंड में जाता है। इससे पहले जो है ये इंडिया में ही रहता है और आगे और बहुत सारे जो है यहां पर कांड करता है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। हमें थोड़ी सी जगह बनानी है, जगह बना लेते हैं। हाँ, चलते हैं आगे। इसी के साथ जैसे जो है मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है इन 1192, एंट्री होती है किसकी, एंट्री ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है एंट्री होती है। और बात करें ये कौन थे, तो ये एक सूफी सेंट थे। कौन थे, सूफी सेंट। ही वॉज सूफी सेंट। बात करें सूफी सेंट कौन होते हैं, तो जब हसन और हुसैन को जो है मार दिया गया था तो मुस्लिम कौम जो है दो हिस्सों में बट गई थी। एक थे शिया और एक थे सुन्नी। इन्हीं दोनों की लड़ाई को शांत करवाने के लिए सूफी सेंट्स थे जो कि गाना गाकर या फिर क्या कहते हैं, भक्ति सॉन्ग्स जो है गाकर जो है अल्लाह की प्रीचमेंट करते हैं या फिर इनके झगड़ों को सुलझाते थे। तो ये थे सूफी सेंट्स। और बात करें सूफी सेंट की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार आपको दिख जाएगी कहां पर, अजमेर में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी कब्र कहां है, अजमेर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दरगाह अजमेर शरीफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की।
क्लियर हो रहा होगा इतना आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद इन 1193 ही मेड, ही का मतलब क्या है? मोहम्मद गौरी। ही मेड दिल्ली एज कैपिटल। ये दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाता है 1193 में। और इसके बाद जो है इन 1194, अच्छा ये बताइए आप लोग, जो जयचंद था मोहम्मद गौरी का सगा तो था नहीं, तो अब इसके बाद नंबर किसका होगा? इसके बाद नंबर भी होगा किसका? राजा जयचंद का। तो इसके बाद 1194 में ही अटैक्ड ऑन जयचंद, ही अटैक्ड ऑन जयचंद। ये जयचंद पर अटैक करता है और एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। क्या कहा जाता है इसको? बैटल ऑफ चंदावर। इसको बैटल ऑफ चंदावर यानी कि चंदावर का युद्ध कहा जाता है। यहां पर ये जयचंद को हराता है और मार देता है। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद को मोहम्मद गौरी जो है हरा देता है और मार देता है, एंड किल्ड हिम। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद की कहानी आगे जानते हैं। मोहम्मद गौरी का कोई बेटा तो था नहीं, तो इसके जो है गुलाम थे, 4 बहुत फेमस गुलाम हैं। ठीक है, 4 स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। ठीक है ना? सबसे पहला कौन था? सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा यलदौज। तीसरा कुबाचा और चौथा बख्तियार खिलजी। इन भाई साहब का नाम जरूर याद रखना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बख्तियार खिलजी से। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो है भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था या किसने जो है खत्म किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी। ही डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। ही डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। इतनी चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट और चलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने मेरी बायोलॉजी की क्लास नहीं देखी है वो भी जाकर देख सकता है। बायोलॉजी में भी मैं काफी डीप में चल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स भी पढ़ा रहा हूँ। इसके आगे मैं बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम अपलोड करूंगा, तो इसको जरूर देखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो वीडियो देखो और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाओगे तो जो है दिमाग में हमेशा बसा रहेगा। अगर वीडियो तेज लग रही हो तो जो है वहां यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है, वहां से आप जो है इसको स्पीड जो है स्लो भी कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। इसके बाद इन 1194 मोहम्मद गौरी वेंट बैक टू गजनी। मोहम्मद गौरी जो है वापस चला जाता है गजनी और केयर टेकर किसको बना देता है? केयर टेकर बिकम्स कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को केयर टेकर बनाता है किसका? दिल्ली का। केयर टेकर ऑफ दिल्ली, क्योंकि इसका राज्य गजनी से लेकर अब दिल्ली तक फैल चुका था और काफी बड़ा जो है साम्राज्य था। तो इसका केयर टेकर मोहम्मद गौरी कह रहे कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर जाता है।
और साथ ही साथ ये कहता है कि आपको यहाँ पर कुछ अच्छे काम करने हैं, कुछ इमारतें बनवानी है, ठीक है ना, इस्लाम धर्म को फैलाना है, तो ये सब जो है काम देके जाता है, जिसकी वजह से ही कुतुबुद्दीन ऐबक मेड बनवाता है क्या, दो चीजें। एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कुतुब मीनार, और एक जिसको हम लोग कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। एक मस्जिद बनवाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है अढ़ाई दीन का झोपड़ा। तो आप किसी भी नाम से जान सकते हो। ये दो काम करता है, बट ये अभी भी जो है यहाँ का दिल्ली का राजा नहीं है, वो क्या है, केयर टेकर है। और ये दो काम करवाता है, कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखवाता है, ठीक है, और ये अढ़ाई दीन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाता है। बात करें अगर हम लोग कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कुतुब मीनार को बनवाया इसलिए गया था क्योंकि इस पर चढ़कर जो है अजान दी जाती थी, ठीक है, बनवाया इसलिए गया था क्योंकि इस पर चढ़कर अजान दी जाती थी। बट इसको कंप्लीट कौन करवाता है, इसको कंप्लीट आगे चल के करवाता है कौन, इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार का काम जिसने या जिस रूलर ने करवाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, वो पूछा जाता है। एक एक चीज बहुत डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इसने मात्र 3 मंजिल 3 फ्लोर्स ही बनवाए थे। और बात करें बाकी का जो है फ्लोर कौन बनवाता है, तो वो इल्तुतमिश बनवाता है। आगे चल के हम लोग जानेंगे। फिर कुतुब मीनार पे बिजली गिरती है, कुतुब मीनार की जो है 2 मीनारें फिर टूट जाती हैं, तो उसको जो है कोई दूसरा रूलर दोबारा से बनवाता है, फिर मरम्मत कोई करवाता है। तो वो सब हम लोग जानेंगे कि आगे चल के क्या क्या हुआ, ठीक है। कुतुब मीनार की बात करें तो ये 70 मीटर जो है हाई ऊंचा है। चलो आगे चलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये काम किया ना। इसके बाद ये काफी सालों बाद वापस भी आता है मोहम्मद गौरी। तो इन 1205 मोहम्मद गौरी केम बैक टू इंडिया। इंडिया वापस आता है मोहम्मद गौरी। यही सब देखने आता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और जब देखता है कि सब कुछ सही चल रहा है तो ये वापस जा रहा होता है। एंड इन 1205 he went back to गजनी। बट होता क्या है, रास्ते में ही जो है इसको भी जाट लोग घेर लेते हैं। जैसे जो है क्या कहते हैं, महमूद गजनवी को घेरा था जाटों ने, वैसे ही जो है इनको भी जो है जाट लोग घेरते हैं। एंड ही वॉज सराउंडेड बाय खोखर जाट, but he was surrounded by जाट्स। बात करें किस कम्युनिटी की, तो खोखर कम्युनिटी के जाट से। और कहां पर घेरते हैं कश्मीर में। कश्मीर में इनको घेर लिया जाता है और अटैक होता है, और इस अटैक में काफी घायल हो जाते हैं। बट इनको बचाता कौन है, he was his life was saved by इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसकी लाइफ को बचाता है, सेव करता है, और गजनी ये वापस जाता। बट इसमें ये काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और 1 साल बाद ही जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। इन 1206 एडी मोहम्मद गौरी डाइड इन गजनी।
1206 ईडी में मोहम्मद गजनी मर जाता है। ठीक है, अब इतना बड़ा साम्राज्य, अब इस साम्राज्य का जो है कौन कौन सा हिस्सा किसके किसके पास जाता है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पहले से ही जो है केयर टेकर था किसका, दिल्ली का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिलती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिलता है, दिल्ली मिलती है। यल्दौज को कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, यल्दौज को मिलता है गजनी, यल्दौज को मिलता है गजनी। कुबाचा को मिलता है काबुल और कंधार। तो ये पूरी कहानी थी। इसके बाद जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग यहां और यहां के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और यहीं से स्टार्ट होता है क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो है यही से शुरुआत होती है। तो आगे नेक्स्ट वाली लेक्चर में मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, गुलाम वंश के बारे में, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। 1194 में मोहम्मद गौरी गजनी वापस आता है और केयर टेकर बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर 2 काम करता है, कुतुब मीनार बनवाता है और अढ़ाई झील का झोपड़ा बनवाता है। इसके बाद 1205 ईडी में ये वापस आता है इंडिया सब कुछ देखने के लिए।